नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य, दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ और उस खबर के पूरे इंपैक्ट के साथ, पूरी रिपोर्ट के साथ। आपको पता है दुनिया के हालात इन दिनों ठीक नहीं है। कहीं जंग की तलवारें खींची हुई हैं, कहीं तनाव की लकीर खींची हुई है, कहीं साजिश की जा रही है, कहीं लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं, कोई किसी पर टैरिफ लगा दे रहा है, कहीं इकोनॉमिक वॉर फ्रंट खुला हुआ है। इसलिए वर्ल्ड नाउ में हम वो खबरें लेकर आते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात होगी मिडिल ईस्ट में पनपे तनाव की, अमेरिका वर्सेस ईरान, जहां अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहा है। हर घंटे हालात और ज्यादा विस्फोटक नजर आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान में शांति वार्ता से ठीक पहले अमेरिका ने नए सैंक्शंस लगा दिए ईरान पर। ईरान को अमेरिका किसी भी हद तक छोड़ने की स्थिति में नहीं है। ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। जिनेवा में शांति वार्ता होनी है। ईरान को लेकर अमेरिका की प्लानिंग क्या है? क्या अमेरिका बैग पैक करके मिडिल ईस्ट से निकल जाना चाहता है? क्योंकि अमेरिका के बड़े सैन्य अधिकारियों ने और डोनाल्ड ट्रंप की टीम के अंदर से भी यह बात उठने लगी है कि मिडिल ईस्ट खाली कर देने में भलाई है। क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने जंग शुरू की तो फिर यह अमेरिका के लिए अफगानिस्तान पार्ट 2 हो सकता है। जी हां, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। तो क्या इजराइल के हवाले ईरान को करके अमेरिका अपने कदम पीछे खींच लेगा? बताएंगे पूरी स्टोरी और यह भी बताएंगे कि इस प्लानिंग को लेकर जेडी वांस ने क्या कहा है। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे अमेरिका और ईरान में तनाव है तो चीन की एंट्री हो गई है। एक तो चीन पहले ही भर भर के मिसाइल दे रहा है ईरान को, वहीं दूसरी तरफ चीन ने अमेरिका को इस बार धमकी भी दे दी है। अमेरिका को लेकर ईरान के साथ साथ चीन की रणनीति क्या है? चीन ने क्यों धमकाया अमेरिका को और किस बात को लेकर धमकाया है? वो कौन सी चीज है, वो कौन सी कमजोर नस है अमेरिका की जो चीन के कंट्रोल में है? और अगर उस नस को चाइना ने दबा दिया तो फिर कैसे अमेरिका बिलबिला सकता है, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि क्यों चीन इस जंग में कूद रहा है। चीन का क्या लेना देना इस लड़ाई से? चीन ने ऐसी धमकी दी है, इसका कितना असर होगा अमेरिका पर, पूरी डिटेल से आपको बताएंगे। और क्या इस धमकी के बाद अमेरिका बैकफुट पर है, यह भी जानेंगे। वर्ल्ड नाउ में आगे बात होगी अमेरिका के उस मिसाइल की जिससे खामेनेई पर हमला हो सकता है, जिसे ईरान पर अटैक हो सकता है वाया इजराइल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के लिए एक नए हथियार को दुनिया के सामने रखा। B-2 बॉम्बर और टॉमहॉक मिसाइल तो पुराने हो चुके हैं, अब कुछ नया लेकर आया अमेरिका जिसका नाम है डार्क ईगल। यह एक हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल है। यह मिसाइल पहले पृथ्वी की कक्षा से बाहर स्पेस में चली जाती है और फिर स्पेस से रिटर्न आती है अटैक करने के लिए। जी हां, पृथ्वी के वायुमंडल में रहकर यह अपने दुश्मनों को चकमा देती है मिसाइल। ट्रंप के मुताबिक सबसे भरोसेमंद हथियार है डार्क ईगल। इससे ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाने की प्लानिंग की जा रही है। और इसका काट क्या ईरान के पास है और ईरान इस हमले से क्या बच पाएगा, जानेंगे डिटेल से। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे एक और तानाशाह की जिसने अमेरिका के एक दोस्त को खुलेआम धमकी दे दी है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने सियोल के डिप्लोमेटिक कोशिशों से रिश्ते सुधारने के ऑफर को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि प्योंगयांग का अपने देश के सबसे बड़े दुश्मन से कोई लेना देना नहीं। यानी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच कभी बातचीत हो ही नहीं सकती। यह बयान इस इलाके में, इस रीजन में तनाव को और भड़का रहा है। अमेरिका किम जोंग उनको कई बार धमकी दे चुका है कि वो साउथ कोरिया से दूर रहे। लेकिन इस बीच खबर है कि किम नया ICBM टेस्ट कर रहे हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यानी किम जोंग उन पहले से ज्यादा खूंखार है, अग्रेसिव है सियोल को लेकर, साउथ कोरिया को लेकर। तो क्या वॉर का एक नया फ्रंट दिख रहा है? बताएंगे आपको इस खबर को भी डिटेल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में ये तमाम खबरें विस्तार से। ईरान और अमेरिका को लेकर परमाणु दौर की आखिरी बातचीत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होनी है। इसमें अमेरिका के अधिकारी भी होंगे, ईरान के अधिकारी भी होंगे। लेकिन बार बार ये बातचीत का ड्रामा क्यों किया जा रहा है, मेरा सवाल ये है और बस इतना सा ही सवाल है। जब इतनी बड़ी जंगी तैयारी है, इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स अमेरिका ने लगा रखे हैं, 18-19 बेसेस अमेरिका ने फिट कर रखे हैं, इसके अलावा अतिरिक्त सैन्य तैनाती की गई है, इजराइल बगल में बैठा हुआ ईरान के,
फिर बातचीत। अमेरिका तो जब चाहे तब एक चुटकी में ईरान पर अटैक करके अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसा ही होता है। फायर पावर रैंकिंग में अमेरिका नंबर 1 पर है, दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी। ईरान 16वें नंबर पर है। फिर बातचीत की मेज क्यों सजाई जा रही है? क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट में मैक्सिमम प्रेशर की रणनीति बनाकर वहां से पतली गली पकड़कर निकलना चाहता है कि जिससे हमला भी ना करना पड़े और अमेरिका का काम भी हो जाए? लेकिन ईरान इस बात को अच्छी तरीके से समझता है। अंदर की खबर यह है कि अमेरिका ये जो डिप्लॉयमेंट लेकर बैठा हुआ है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो ईरान पर इतना प्रेशर बनाए कि ईरान बातचीत की टेबल पर झुक जाए। बताएंगे आपको कैसे अमेरिका मिडिल ईस्ट से निकलना चाह रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है, कैसे तैयारी हो चुकी है और कैसे धीरे धीरे वहां से सैनिकों को अमेरिका ने निकालना शुरू कर दिया। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये जो सबसे बड़ी खबर आई है नए सैंक्शंस को लेकर, उसको जान लेते हैं। इस कार्रवाई के साथ में ईरान के मिसाइल प्रोग्राम, हथियारों की खरीद फरोख्त से जुड़े 30 से ज्यादा लोग, संस्थाएं और कच्चे तेल की तस्करी करने वाले शैडो फ्लीट के टैंकर लाए गए। अब ये नया सैंक्शन क्या है? 30 से ज्यादा लोगों पर बैन लगाया अमेरिका ने। कच्चे तेल की आयात निर्यात पर बैन लगाया अमेरिका ने, जिसको वो तस्करी कहते हैं। इसके अलावा मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े लोगों पर सैंक्शन लगाया अमेरिका ने। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसिन के मुताबिक ये सैंक्शन ईरान के उन नेटवर्क्स को तोड़ने के लिए है जो बैलिस्टिक मिसाइल और अत्याधुनिक हथियार ACW बनाने के लिए कच्चा माल और मशीनरी ईरान को सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल अपने नागरिकों के दमन और आतंकी संगठनों को पालने के लिए करता है। तो क्या सच में अमेरिका ईरान से लड़ाई और युद्ध नहीं चाहता है और वो सैंक्शन के जरिए काम चलाना चाहता है? हालात बिल्कुल ऐसे ही हैं। ईरान की पोजीशनिंग देखकर अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से वो मिडिल ईस्ट में जिस स्थिति में फंसा है वहां से वो निकल जाए और उसके बाद फिर प्लान बी पर काम हो। प्लान बी क्या, ये आगे आपको बताएंगे। अमेरिका ने ईरान की घेरेबंदी तकरीबन 2 महीने से कर रखी है। बावजूद इसके अमेरिका ईरान पर हमला नहीं कर रहा और इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट का खर्च उठाने का शौक तो अमेरिका को भी नहीं होगा। अमेरिका की ओर से सिर्फ धमकी या प्रतिबंध देखने को मिल रहा है। ईरान पर अमेरिका ने बीते 1 साल में क्या क्या सैंक्शंस लगाए, ये भी देख लीजिए। अमेरिका ने बीते 1 साल फरवरी 2025 से फरवरी 2026 तक ईरान पर एक के बाद कई सैंक्शन लगाए। खासकर ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में मैक्सिमम प्रेशर की नीति के तहत लगाए गए सैंक्शंस। ये सैंक्शन मुख्य रूप से ईरान के तेल व्यापार, शैडो फ्लीट, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, ड्रोन, UAV, परमाणु गतिविधियों और हथियार खरीद नेटवर्क को लेकर लगाया गया है। अब जल्दी से आंकड़ों के नजरिए से देख लेते हैं कि 2025 और 2026 में कितने सैंक्शंस लगे हैं। 2025 ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर की नीति लागू की और जितना सैंक्शन लगा सकते थे ईरान पर लगा लिया, लेकिन ईरान को आज भी नहीं झुका पाए। ईरान के तेल कारोबार पर नया सैंक्शन लगाया। ईरान ने सैकड़ों टारगेट्स को सैंक्शन किया। US ट्रेजरी का 800 से ज्यादा लोगों पर सैंक्शन सामने आया। ईरानी जहाजों पर सैंक्शन लगाए, विमानों पर सैंक्शन लगाए। 6 फरवरी 2026 अवैध तेल व्यापारियों और शैडो फ्लीट पर सैंक्शन लगाए। तेल से होने वाली कमाई को रोक लगाने के लिए सैंक्शन लगाए। 25 फरवरी 2026 30 से ज्यादा व्यक्तियों, संस्थाओं पर सैंक्शन लगाए। ईरान के 12 से ज्यादा जहाजों पर सैंक्शन लगाए। IRGC MODAFL को सामग्री सप्लाई करने वाली कंपनियों पर सैंक्शंस लगाए। एक ऐसा देश जो अमेरिकी सैंक्शन का सामना 1979 से कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका इस इलाके में मौजूद होने के बावजूद ईरान को छू नहीं पा रहा। और सैंक्शंस क्यों लगाए गए? ईरान की इकोनॉमी पर प्रेशर बनाया जाए, ईरान इकोनॉमिकली चोक कर जाए, उसके परमाणु कार्यक्रम को रोका जाए, उसके प्रॉक्सी ग्रुप जैसे कि हिजबुल्लाह को फंडिंग रोका जाए, ICBM और बाकी मिसाइल टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी को किसी तरह से अंकुश लगाया जाए। 2025 में जून के इजराइल ईरान संघर्ष और अमेरिकी हमलों के बाद ये और तेज हो गए। अमेरिका का दावा है कि ईरान इससे अपनी अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियां जारी रखता है। ईरान इसे अनुचित मानता है और समय के साथ वो बातचीत की वकालत करता रहा है, लेकिन अमेरिका धमकी की भाषा में बात करता है और अब ईरान ने साफ कह दिया है कि धमकी की भाषा तो नहीं चलेगी। दम है तो हमला करो, वरना मिडिल ईस्ट खाली करो।
यह है खामेनेई की लाइन। और अमेरिका अटैक तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन ईरान पर सैंक्शन जरूर लगा रहा है। और खबर तो यह भी है कि मिडिल ईस्ट से निकलना चाहता है अमेरिका। मिडिल ईस्ट में छटपटा रहा है, परेशान है अमेरिका। बीते 1 महीने से ज्यादा वक्त से ईरान अमेरिका में तनाव चरम पर है, लेकिन अमेरिका अटैक नहीं कर पा रहा है। अमेरिका और ईरान में बातचीत जारी है। अमेरिका कहता है कि हम बातचीत कर रहे हैं, बातचीत बहुत पॉजिटिव है। अरे भाई, बातचीत पॉजिटिव है तो फिर उस सैन्य तैयारी का क्या? यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या? यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या? वो क्या कर रहे हैं ईरान के पास पर्शियन गल्फ में और ओमान की खाड़ी में? चलिए आपको बताते हैं अमेरिका ने किस तरह से ईरान को कहां कहां से घेर रखा है, कहां कहां पर शिप तैयार किए हैं। चलिए आइए देखते हैं, जल्दी से ये मैप लेकर आइए। देखिए, इसमें आप ये ईरान का नक्शा देख रहे हैं और जितने भी रेड आप इस वक्त ये शिप्स देख रहे हैं, ये आसपास की वो शिप्स है, वो लोकेशंस है जहां पर अमेरिका की तैनाती है। अब जरा जल्दी से देखिए, ये है यूएसएस लिंकन, यूएसएस मर्फी, यूएसएस पोर्टर गस्टन हॉल, यूएसएस सुप्रेंस, इसके अलावा यूएसएस ब्लैक, यूएसएस मैकफॉल, यूएसएस मिस्टर, इसके अलावा यूएसएस रूजवेल्ट और यूएसएस बकली। ये डिप्लॉयमेंट है इस पूरे इलाके में। दो आप इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं देख रहे हैं। कौन से दो नहीं देख रहे हैं? वो है यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, क्योंकि इनके लोकेशन को डिस्क्लोज नहीं किया अमेरिका ने। आप तैनाती देखिए। इसके अलावा चेरी ऑन द टॉप, पाकिस्तान अमेरिका के साथ, कतर अमेरिका के साथ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अमेरिका के साथ, ओमान अमेरिका के साथ, सऊदी अरब अमेरिका के साथ, यमन नहीं है, यमन है ईरान के साथ। इराक में मौजूदगी है अमेरिकी सैनिकों की, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान। लेबनान में फिर आपका है जो वो आपका ईरान सपोर्टेड मिलिशिया है लेबनान के अंदर, इसलिए लेबनान एक खतरा है। फिर आप टर्की ले लीजिए, टर्की नेटो सदस्य है, टर्की भी जो है वो अमेरिका के साथ काम करेगा। सीरिया, वहां पर भी अमेरिकी सैनिक है। तो इतने जबरदस्त तैनाती के बाद ऐसी क्या मजबूरी है अमेरिका की कि वो अभी भी कह रहा है आइए बातचीत करते हैं। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, कहां कहां अपनी वॉरशिप्स तैनात की है अमेरिका ने। यह तस्वीर जरा फुल स्क्रीन डालकर देखते हैं और समझते हैं कि इतने जबरदस्त तैयारी के बाद, ईरान को चारों तरफ से घेरने के बाद, अमेरिका कह रहा है चलिए बातचीत करते हैं। अमेरिका कह रहा है आपके ऊपर एक और सैंक्शंस हम डालते हैं, क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर ईरान पर हमला किया तो ईरान पलटवार करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा। और ईरान की यह तैयारी जून से लेकर अभी तक जारी है, लगभग 9-10 महीने की बहुत पुख्ता तैयारी है। और अमेरिका को पता है कि वो अपने एयरबेस, वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, वो अपनी आर्मी को यहां पर सेफ नहीं रख पाएंगे और इससे अमेरिका को बड़ा नुकसान हो सकता है। यह बात वहां के सैन्य अधिकारी भी कह रहे हैं, वहां के रक्षा सचिव भी कह रहे हैं। डैन केन ने कहा कि अमेरिका अगर इस युद्ध में जाता है तो बहुत नुकसान हो सकता है और बहुत लंबे समय तक यह जंग लड़नी पड़ सकती है अमेरिका को। इसके अलावा ईरान के पीछे रूस और चीन भी है। रूस और चीन लगातार घातक और मारक हथियार ईरान को प्रोवाइड करा रहे हैं, लगातार डिफेंस डील कर रहे हैं। अभी रशिया और ईरान ने साथ में मिलकर नेवी एक्सरसाइज भी की। अगर यहां पर जंग भड़की तो मिडिल ईस्ट को अकेले ईरान फूंक देगा, क्योंकि इतना फायर पावर उसके पास है और यहां अमेरिकी सैनिक खतरे में पड़ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप की ना साख बचेगी और ना ही नाक बचेगी। अमेरिका अपनी इज्जत नहीं बचा पाएगा, उसे अपनी इज्जत बचानी मुश्किल हो जाएगी। अमेरिका हाल में ही टैरिफ का खेल खेलते हुए कई देशों से दुश्मनी मोल ले चुका है। ऐसे में कई देश ईरान के साथ आ सकते हैं, जिससे अमेरिका को नुकसान होगा। जैसे कि खास करके मिडिल ईस्ट के देश, मिडिल ईस्ट के देशों ने कहा कि अब आप ईरान पर हमला करना चाहते हैं, लेकिन हम आपको अपनी जमीन नहीं देंगे। आप अपने इजराइल से हमला कीजिए, आप हवाई रूट लीजिए, लेकिन हम आपको ना अपनी जमीन देंगे ना हम आपको अपना आसमान देंगे। यानी किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री के आसमान का या जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए नहीं दिया जाएगा। ईरान के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रूस और चीन दोनों हैं।
यह भी अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है। और इसलिए अब अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका धीरे धीरे मिडिल ईस्ट में जो जमावड़ा लेकर बैठा हुआ था उसको कम कर रहा है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की धमक खत्म हो गई है। चलिए आपको बताते हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका की धमक कहां कहां थी, एयर बेसिस कहां कहां थे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सैन्य धमक, मिलिट्री प्रेजेंस और बिल्डअप मुख्य रूप से ईरान के खिलाफ दबाव बनाने के लिए ईरान के चारों तरफ है। खास करके 2026 में ट्रंप के मैक्सिमम प्रेशर के तहत फरवरी 2026 तक अमेरिका ने क्षेत्र में सबसे बड़ा मिलिट्री बिल्डअप किया, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स, यूएसएस एब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, दर्जनों वॉरशिप्स, 150 से ज्यादा फाइटर जेट, F-22, F-35, F-15E फाइटर जेट और 30 से 50 हजार अमेरिकी सैनिकों की डिप्लॉयमेंट की। और ये डिप्लॉयमेंट मुख्य रूप से पर्शियन गल्फ, अरेबियन सी, रेड सी और ईरान के आसपास रहे, जहां अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइलों और प्रॉक्सी ग्रुप्स पर प्रेशर बनाता रहा है। मिडिल ईस्ट में कहां कहां यूएस इस वक्त मौजूद है और कहां उसे सबसे ज्यादा तकलीफ है, यह मैप हालांकि थोड़ा सा देखने में आपको लग रहा हो, थोड़ा क्लटर्ड लग रहा हो, लेकिन आप समझिए कि ईरान के आसपास की जो स्थिति है, इतने अमेरिकी फ्लैग हैं जिसको काउंट करना भी मुश्किल है। कतर का अल उदैद बेस सबसे बड़ा अमेरिकी बेस है, लेकिन खबर यह है कि यहां से अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम की गई है और अमेरिकी सैन्य साजो सामान भी घटाए गए हैं, क्योंकि ईरान के ठीक बगल में, और फिर ईरान यहां से कुछ भी कर सकता है। इसके अलावा बहरीन नेवल बेस, पर्शियन गल्फ में नौसेना का मुख्य केंद्र, कुवैत में अली अल एयरबेस, इराक सीरिया के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, यूएई का अल धफरा एयरबेस, जॉर्डन में मुआफिक साल्टी एयरबेस, यहां बड़ी संख्या में F-35 और F-15E की तैनाती है, सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस, इराक में अल असद एयरबेस, सीरिया में अल तनफ एयरबेस, इजराइल में अलग से एयरबेस है। इजराइल तो पूरा का पूरा देश ही अमेरिका के कंट्रोल में है। यानी इस सिचुएशन के बाद अमेरिका कह रहा है चलिए बातचीत करते हैं, और इतनी तैनाती के बावजूद अमेरिका को लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में फंस चुका है। अमेरिका यहां से निकलना चाहता है, हजारों की संख्या में सैनिकों के मौजूदगी के बावजूद, सैकड़ों की संख्या में फाइटर जेट्स के बावजूद, दर्जनों की संख्या में डिस्ट्रॉयर के बावजूद अमेरिकी सरकार सैन्य स्थिति कम कर रही है, घटा रही है। अमेरिका ने कई जगहों से हाल के समय में सेना और रक्षा सामग्री को कम करने का फैसला किया है, जिसे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बैकफुट पर होने की जानकारी मिलती है। अमेरिका ने बीते कुछ महीनों में, खासकर 2025-26 में ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में मिडिल ईस्ट से सैनिकों की वापसी शुरू कर दी है, स्पेशली जब यह बिल्डअप हुआ अमेरिका और ईरान के बीच का। ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी चल रही थी, उस दरमियान सैनिकों की संख्या कम करना यह क्या संकेत देता है? वैसे अमेरिका यह दलील दे रहा है कि आईएसआईएस के खिलाफ पुरानी दुश्मनी खत्म हो गई है और क्षेत्रीय बदलाव हो गए हैं, जैसे कि सीरिया में असद सरकार आ गई है और एसडीएफ का इंटीग्रेशन हो गया, इसलिए हम सैनिक कम कर रहे हैं। लेकिन सैनिक हटाए कहां से गए? जब ईरान पर एक्शन लेना है और उस वक्त में सैनिकों की संख्या में कमी करना है, क्या मैसेज देता है? सबसे पहले देखिए आप, सीरिया सबसे बड़ा बदलाव, हाल में 1000 से ज्यादा सैनिक हटाए गए, और ये सैनिक तब हटाए गए जब ईरान अमेरिका तनाव चरम पर है। अल तनफ एयरबेस में सीरियन फोर्सेस को सौंप दिया गया। अल शदादी और कसरक बेस से निकासी शुरू कर दी अमेरिकी सैनिकों। दावा किया गया कि आईएसआईएस के खात्मे के बाद यूएस सैनिक हटाए जा रहे हैं। अब इराक आ जाइए, 2025 में जब पूरी तरह से फोर्सेस हटा लिए गए, बगदाद नियंत्रित क्षेत्र से फोर्सेस हटाए गए, कुर्दिस्तान क्षेत्र पर कुछ जगहों पर अमेरिकी सेना है। सितंबर 2026 तक अमेरिका इस इलाके से पूरी तरीके से विड्रॉ कर लेगा। अफगानिस्तान से यूएस जा चुका, आपको पता होगा 2021 में ही विड्रॉल हो चुका है। इसके अलावा कतर और बहरीन 2 ऐसे सैन्य बेस हैं जहां से अमेरिकी सैनिकों की संख्या घटाई गई है। यह विड्रॉल ईरान के खिलाफ दबाव बढ़ा नहीं रहा है, ईरान पर दबाव कम कर रहा है।
इसलिए ईरान और ज्यादा चौड़े में आकर कह रहा है कि दम है तो हमला करो। फरवरी 2026 में अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा बिल्डअप किया। यह बदलाव ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा रही। तो क्या अमेरिका अब अपनी मिलिट्री मिडिल ईस्ट से निकालना चाहता है? क्या ईरान से जंग नहीं चाहता है अमेरिका? इसलिए क्या बातचीत की टेबल पर अमेरिका ईरान को बार बार बुला रहा है? यही ईरान वाले सिचुएशन में भी हो रहा है। ईरान के पास जो सैन्य तैनाती है वो हट जाएगी और अमेरिका ईरान पर सैंक्शंस लगाता रहेगा जिससे ईरान सिर ना उठा सके। लेकिन मिलिट्री हमला करने से पहले अमेरिका 100 बार सोच रहा है, क्योंकि एक बार हमला शुरू किया तो उसके बाद सोचने का कोई मौका नहीं रह जाएगा और तनाव बरकरार है। अमेरिकी नौसैनिक अरब सागर में मौजूद हैं और इस बीच दोनों देशों के बीच परमाणु समझौते पर बातचीत भी जारी है। अब तक 2 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया और एक नई रिपोर्ट आई जिसने तनाव को और बढ़ा दिया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार चाहते हैं कि ईरान पर पहला हमला इजराइल करे और यह बात स्टीव विटकॉफ ने भी कही है और जेडी वांस ने भी कही है कि अमेरिका को ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए, पहला हमला इजराइल को करना चाहिए और इजराइल अगर ईरान पर हमला कर देता है तो फिर अमेरिका को खुलकर उसके सपोर्ट में उतर जाना चाहिए। यानी अमेरिका ईरान से जंग तो चाहता है, लेकिन कंधा इजराइल का होना चाहिए ताकि सीधा एलिगेशन अमेरिका पर ना लगे या अमेरिका के ऊपर डायरेक्ट अटैक ना हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रशासन के भीतर ऐसी सोच है कि अगर इजराइल पहले और अकेले हमला करे और ईरान जवाबी कार्रवाई में अमेरिका को निशाना बनाए तो अमेरिकी जनता के बीच सैन्य कार्रवाई के लिए समर्थन बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो लग गई मेरी स्टोरी पर मुहर, जो कहानी मैं आपको बता रहा था कि वो हमला करना ही नहीं चाहते, खौफ से भरे हुए हैं ये लोग कि मिडिल ईस्ट में क्या हो जाएगा भगवान जाने। दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आरोप लगाया कि ईरान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि एक बात और साफ मैं आपको बता देता हूं, अमेरिका ने जो एलिगेशन लगाकर दुनिया भर के अलग अलग देशों पर आज तक जो हमले किए उसमें से कोई भी एलिगेशन प्रूव नहीं हुआ और कई मामलों में अमेरिका ने माफी भी मांगी और कहा कि गलत इंफॉर्मेशन को लेकर अटैक किया गया था। हालांकि आज फिर से वही तरीके का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मार्को रूबियो कह रहे हैं कि भाई इन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करने की शुरुआत कर दी है जिसकी जद में अमेरिका भी होगा और इसलिए ईरान का मिसाइल कार्यक्रम पर बातचीत करना बहुत जरूरी है, जबकि ईरान यह कह रहा है कि कोई बातचीत नहीं होगी मिसाइल प्रोग्राम पर और अमेरिका इसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। चलिए क्या कुछ कहा है जेडी वांस ने, आपको सुनवा देते हैं। In order to continue to try to strike the best deal possible for the American people. But the principle is very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. If they try to rebuild a nuclear weapon, that causes problems for us. And in fact, we've seen evidence that they have tried to do exactly that. So the president sending those negotiators to try to address that problem, as the president has said repeatedly, he wants to address that problem diplomatically, but of course the president has other options as well. On what we need to see from Governor Walz, I'll say something about that briefly and then turn it over to Dr. Oz. Look, it's actually pretty simple. What we want to see from the governor of Minnesota. अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से मामला निकलकर सामने आया उससे तो साफ पता चलता है कि अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करना चाहता है, बल्कि अमेरिका यह चाहता है कि इजराइल हमला कर दे तो हम सपोर्ट कर दे, लेकिन हम अटैक नहीं करेंगे। तो आखिर अमेरिका के डर के पीछे की वजह क्या है? अमेरिका के डर के पीछे की वजह है ईरान के टैक्टिकल वेपन्स, ईरान के वो हथियार जो अमेरिका को मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा नुकसान दे सकते हैं, एक ऐसा डेंट दे सकते हैं जिससे अमेरिका लंबे समय तक भरपाई ना कर पाए और अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो आज की तारीख में इतने बड़े डेंट का प्रेशर लेने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए लड़ाई अब अमेरिका वर्सेस ईरान नहीं, इजराइल वर्सेस ईरान हो सकती है। हालांकि अमेरिका उधर जिनेवा में बातचीत की कोशिश भी लगातार चला रहा है। देखना होगा कि क्या बातचीत की टेबल पर कोई हल निकलकर सामने आता है। देखना यह भी होगा कि मिडिल ईस्ट से निकलने की कोशिश में अमेरिका कितना कामयाब हो पाता है और देखना यह भी होगा कि अमेरिका की जो स्ट्रेटेजी है कि इजराइल ईरान पर अटैक कर दे, बाद में वो पीछे से सपोर्ट करेंगे, ये कहीं वैसा ना हो जाए कि
अमेरिका ने ईरान के लोगों से कहा था कि आप प्रोटेस्ट करो खामनेई सरकार के खिलाफ, हम इधर से मदद भेज रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस वायदे के चक्कर में ईरान में हजारों लोग मारे गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस खबर पर हमारी नजर आएगी, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ईरान और अमेरिका के तनाव से जुड़ी हुई है। अमेरिका और ईरान के बीच स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन इस द ग्रेट गेम ऑफ मिडिल ईस्ट में दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, और इन दोनों का नाम है रूस और चीन। रूस और चीन खामेनेई के साथ मिलकर अमेरिका को वो मजा चखाना चाहते हैं जिसे अमेरिका ताउम्र ना भूल पाए, और इसके लिए कोशिश भी की जा रही है, जबरदस्त कोशिश। एक तरफ जहां चीन और रूस ईरान के साथ मिसाइल डील कर रहे हैं, डिफेंस डील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जॉइंट नेवी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। और अब ड्रैगन ने एक ऐसा चाल चल दिया है जिससे अमेरिका तिलमिला गया है। अमेरिका को बहुत दिक्कत होने वाली है। साफ शब्दों में कहें तो अमेरिका ईरान पर हमला करने से पहले अब 100 बार नहीं, 1000 बार सोचेगा। तो आखिर चीन ने अमेरिका की ऐसी कौन सी नस दबा दी है जिससे कि अमेरिका तिलमिला गया है और वो ईरान की तरफ बढ़ने से पहले सोचने पर मजबूर हो जाएगा। इस तनाव में पहली बार चीन खुलकर सामने आया है और अमेरिका को एक बहुत बड़ी धमकी दी है। चीन का कहना है कि अगर वॉशिंगटन तेहरान पर हमला करता है तो बीजिंग से उसे रेयर मेटल का निर्यात रोक दिया जाएगा। इससे अमेरिका में एआई और टेक उद्योग 48 घंटे में चोक कर सकता है। ड्रैगन ने वॉशिंगटन को क्लियर वार्न किया है, ईरान पर हमला हुआ तो रेयर मेटल का एक्सपोर्ट तुरंत रोकेंगे। और अमेरिका क्या, पूरी दुनिया चीन से ही रेयर अर्थ मटेरियल खरीदती है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिफाइंड रेयर अर्थ मटेरियल को चाइना ही करता है, उसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। चीन ने यह धमकी ऐसे वक्त में दी है जब जिनेवा में तेहरान और वॉशिंगटन के बीच ओमान की मध्यस्थता में बैठक होनी है। चाइना टुडे के मुताबिक बीजिंग के इस एक्शन से 48 घंटे के भीतर अमेरिका का सैन्य उद्योग भी ठप पड़ सकता है। चलिए जान लेते हैं कि चाइना का यह ब्रह्मास्त्र क्या है, रेयर अर्थ मटेरियल, और कितना मजबूत है यह ब्रह्मास्त्र जिससे वो अमेरिका को 48 घंटे के अंदर घुटनों पर ला सकता है। जानकार बताते हैं कि चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ मटेरियल भंडार है। चीन के पास 44 मिलियन मीट्रिक टन रेयर अर्थ मटेरियल है। ग्लोबल सप्लाई चेन का चाइना अकेले 90% तक कवर करता है। चाइना के पास रेयर अर्थ मटेरियल पर एकाधिकार ही नहीं, खनन पर भी एकाधिकार है और उत्पादन में भी चीन का दबदबा है। अब सवाल यह कि रेयर अर्थ मटेरियल से होता क्या है जिससे अमेरिका भी घुटने पर आ जाएगा। रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर अमेरिका ने चीन पर आर्थिक सैंक्शन के साथ साथ कई सैंक्शंस और टैरिफ लगाए थे, लेकिन जब चाइना ने कहा कि हम आपको रेयर अर्थ मटेरियल पर 500% का टैरिफ लगाकर देंगे, तो अमेरिका फौरन बातचीत की मेज पर आ गया और फिर बातचीत से इस मुद्दे को सुलझाया गया। रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर शांति वार्ता हुई, अमेरिका का रुख बदल गया। अमेरिका जो गुस्से से आग बबूला दिख रहा था वो चीन को लेकर नरम हो गया और चीन पर जो 50% का टैरिफ लगाया था उसको अमेरिका ने तुरंत कम कर दिया, हटा दिया। और ये सब कुछ चाइना ने कैसे किया? ये किया रेयर अर्थ मटेरियल के बलबूते। अब जान लीजिए कि रेयर अर्थ मटेरियल का इस्तेमाल कहां कहां होता है और कैसे अमेरिका को बहुत बड़ा डेंट हो सकता है अगर चाइना ने इसमें मोनोपोली दिखा दिया, यानी कि एक्सपोर्ट बैन कर दिया। तो आइए देखते हैं। आज की तारीख में मेरे हाथ में मौजूद एक छोटे से रिमोट, एक छोटी सी स्मार्ट वॉच, आपके घर में मौजूद स्मार्टफोन, टेलीविजन, जितनी भी तकनीकी चीजें हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जहां जहां मदरबोर्ड का इस्तेमाल हो रहा है वहां वहां रेयर अर्थ मटेरियल है। जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों में, स्मार्टफोन में इस्तेमाल होता है।
मिसाइल में इस्तेमाल होता है, रक्षा तकनीक में इस्तेमाल होता है, एयर डिफेंस में इस्तेमाल होता है, फाइटर जेट में इस्तेमाल होता है, रेडार में इस्तेमाल होता है, विंड टर्बाइन में इस्तेमाल होता है, सैन्य औद्योगिक में सबसे बड़ा उपयोग है। आज की तारीख में एक हथियार फायर नहीं कर सकते बगैर रेयर अर्थ मटेरियल के। अब चीन इस पर किंग है, बादशाह है, और यह बात अमेरिका जानता है। इसलिए चाइना ने कहा कि तेहरान को छूने से पहले 1000 बार सोच लेना। और ड्रैगन के इस धमकी के बाद अमेरिका बैकफुट पर है। इसलिए एक वजह यह भी है कि अमेरिका बातचीत की बात कर रहा है, इतने जबरदस्त डिप्लॉयमेंट के बावजूद। और चीन के इस दबदबे का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के अलावा कई देश भी काम कर रहे हैं। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक चीन के अलावा ब्राजील 21 मिलियन टन का रिजर्व रखता है रेयर अर्थ मटेरियल में। भारत 6.9 मिलियन टन का रिजर्व रखता है। ऑस्ट्रेलिया और वियतनाम के पास भी महत्वपूर्ण भंडार है। लेकिन चीन के प्रभुत्व को कम नहीं किया जा सकता। वो कैसे कम नहीं किया जा सकता? क्योंकि चीन ने आज से 20-30 साल पहले सोच लिया था, रिसर्च कर लिया था कि भविष्य का ऑयल रेयर अर्थ मटेरियल ही होगा। जिस देश के पास रेयर अर्थ मटेरियल होगा वही देश दुनिया को कंट्रोल करेगा। और उन्होंने इसी हिसाब से अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को डेवलप किया। क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल में सबसे बड़ा चैलेंज है रेयर अर्थ मटेरियल को रिफाइन करना, निकालना, एक्सट्रैक्ट करना। और इसी वजह से अब चाइना यहां दादागिरी दिखा रहा है और अमेरिका को कह रहा है कि आप पीछे हट जाइए। चाइना के पास कितना भंडार है, बाकी देशों के पास कितना भंडार है, यह भी जल्दी से देख लेते हैं। 44 मिलियन टन के साथ चाइना टॉप पर है, ब्राजील 21 मिलियन टन के पास। लेकिन इन दोनों में जानते हैं बड़ा फर्क क्या है? ना ब्राजील के पास, ना भारत के पास, ना ऑस्ट्रेलिया के पास, ना रूस के पास, ना वियतनाम के पास। मैं तो कहता हूं कि आप पांचों देशों को भी अगर जोड़ दें तो भी इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ये देश मिलकर नहीं दे सकते जितना अकेले आज की तारीख में चाइना के पास है। ब्राजील के पास 21 मिलियन टन का रिजर्व है, भारत के पास लगभग 7 मिलियन टन का रिजर्व है, ऑस्ट्रेलिया के पास लगभग 6 मिलियन टन का रिजर्व है, रूस के पास लगभग 4 मिलियन टन रिजर्व है और वियतनाम के पास 3.5 मिलियन टन रिजर्व है। और मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, ऑस्ट्रेलिया से जो रेयर अर्थ मटेरियल निकलता है उसको रिफाइन कौन करता है? उसको रिफाइन करता है चाइना। और चाइना फिर वो प्रोसेस्ड रेयर अर्थ मटेरियल जो है वो ऑस्ट्रेलिया को देता है और ऑस्ट्रेलिया बेच देता है हथियार बनाने के लिए रशिया को। और रशिया उस रेयर अर्थ मटेरियल से हथियार बनाकर यूक्रेन पर हमला करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है जो मैं आपको बता रहा हूं कि दुनिया कितनी उलझी हुई है। वैसे दिखावे को तो सब कहते हैं कि वो भला है, वो बुरा है, उस देश ने ऐसा किया, उस देश ने ऐसा किया, लेकिन सबकी दुकानदारी यहां पर चल रही है एक दूसरे के भरोसे। खैर, इस मुद्दे पर कभी और विस्तार से मैं आपको जानकारी दूंगा। अब बात करते हैं अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। रेयर मेटल का इस्तेमाल सैन्य हथियार, सैन्य उत्पादन, सैन्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए या चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमेरिका पूरी दुनिया में 2 ही चीजें बेचता है मेजरली। क्या 2 चीजें बेचता है? पहली, डिफेंस इक्विपमेंट्स, आर्म्स, फाइटर जेट्स, एरोप्लेन्स, कार्गो प्लेन्स, ये सारी चीजें। और सेकेंडरी, आईटी सेक्टर। अब यूएस आर्मी की रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल गाइडेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स के इंजन में रेयर मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका का सबसे एडवांस्ड F-35 बगैर रेयर अर्थ मटेरियल की इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। CRS रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के कुल खर्च का 5% रेयर अर्थ मेटल सैन्य उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मेटल का उपयोग अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक्स चिप बनाने में करता है। अमेरिका के कुल खपत का 90% तक रेयर मेटल चीन से ही आता है। ऐसे में अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे में चीन का यह कहना कि अगर तेहरान को छुआ तो इसे हम बिल्कुल खत्म कर देंगे आपके लिए, यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। शायद चीन की इसी वार्निंग से अमेरिका
सोचने पर मजबूर है कि वो ईरान पर हमला करे या ना करे, या मिडल ईस्ट में वो बाहर निकल जाए, मिडल ईस्ट को छोड़ दे। चीन की एक और प्लान है, आपको बताते हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन ईरान को हथियार बेचने की तैयारी में भी है। ईरान चीन से सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइलें खरीद रहा है, जिसको लेकर लगभग सहमति बन गई है। डील के तहत ईरान को चीन से CM-302 मिसाइल का जखीरा मिलेगा। यह सुपरसोनिक मिसाइल लगभग 290 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। इसे मिसाइल ईस्ट के अमेरिकी बेसिस आसानी से तबाह हो सकते हैं, और चूंकि ये एंटी शिप मिसाइल है तो ये अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए भी सेफ नहीं है, ठीक नहीं है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल का मानना है कि चीन जो मिसाइल ईरान को बेच रहा है वो बहुत खतरनाक है। सीपरी के मुताबिक चीन CM-302 को दुनिया का सबसे एडवांस एंटी शिप मिसाइल के तौर पर पेश करता है, जो विमान वाहक पोत या विध्वंसक पोत को भी डुबाने की ताकत रखता है। और इसलिए चीन कह रहा है कि भाई तेहरान से दूर रहो अमेरिका। और ईरान जो सबसे ज्यादा तेल और ऊर्जा चीन को देता है, वो चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिस्टिक मैरिटाइम प्रोफेशनल की रिपोर्ट बताती है कि चीन हर दिन कम से कम 1.8 बिलियन बैरल तेल ईरान से लेता है। आंकड़ों में देखा जाए तो ईरान का 80% तेल चीनी कंपनियों को जाता है। हाल ही में वेनेजुएला की घटना के बाद चीन की निर्भरता ईरान पर काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरा हुआ है, उससे ईरान के ऑयल सप्लाई में भी परेशानी आ रही है और इससे चीन को नुकसान हो रहा है। अब चलिए देख लेते हैं कि चीन और ईरान में पिछले 2 साल में कितना व्यापार हुआ है और किन किन चीजों का व्यापार हुआ है। मुख्य रूप से तेल और चीन के मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जैसे कि मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स पर दोनों देशों का व्यापार आधारित है। 2025 के मैक्सिमम सैंक्शन और आर्थिक दबाव के कारण व्यापार में गिरावट भी आई। व्यापार सहयोग 2024 में 12 से 13 बिलियन US$ का था, जिसका मुख्य हिस्सा ऑयल था। साल 2025 में 9.96 से 10 बिलियन US$ का व्यापार हुआ, जिसमें मुख्य केंद्र तेल कारोबार रहा, लेकिन आर्थिक प्रतिबंध के कारण नुकसान हुआ। रक्षा सहयोग भी देख लीजिए। चीन ने ईरान को 1000 टन सोडियम प्लक्टोरेट बेची, जो 200 से 300 मिसाइल के लिए पर्याप्त है। संयुक्त नौसेना अभ्यास में भागीदारी की। 2025 में ईरान ने चीन से CM-302 सुपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल खरीदने की डील की। इसके अलावा HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम और J-10C फाइटर जेट्स पर भी बातचीत की। मिसाइल कंपोनेंट्स और ड्रोन पार्ट्स के लिए भी तेल के अदले बदले अस्त्र संयुक्त अभ्यासों की संख्या बढ़ाई गई। यानी जाहिर सी बात है, ईरान अमेरिका के लिए एक तरह से सिरदर्द है, तो चीन के लिए वो किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। और चीन अपनी संजीवनी बूटी की किसी भी हद तक जाकर रक्षा करना चाहता है, और इसलिए आज चीन अमेरिका को आंखें दिखा रहा है और कह रहा है तेहरान से दूर रहो। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक तरफ ईरान अपनी तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका भी पीछे नहीं है। अमेरिका जो कि नए नए हथियारों के लिए जाना जाता है। अब डोनाल्ड ट्रंप एक और नया हथियार लेकर आए। अब आपको लग रहा हो शायद आज B-2 बॉम्बर की बात हो, शायद टॉमहॉक मिसाइल की बात हो। नहीं, ये सब बीते दिनों की बात हो चुकी है। अब कुछ नया तैयार किया है अमेरिका ने। सबसे पहले आम हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल समझिए आप। ये तय रास्ते से अपने टारगेट तक पहुंचती है। इसके बाद है डार्क ईगल। ये हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल है, वायुमंडल से बाहर स्पेस में चली जाती है, फिर स्पेस से रिटर्न होकर टारगेट की तरफ जाती है, इसलिए रेडार इसे पकड़ नहीं पाता। इसके अलावा एरो बैलिस्टिक मिसाइल है। यह विमान से लॉन्च होती है और टारगेट को डायरेक्ट हिट करती है। फिर क्रूज मिसाइल है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में रहकर दुश्मन को चकमा देती है और टारगेट पर अटैक करती है। ट्रंप के मुताबिक सबसे भरोसेमंद हथियार है डार्क ईगल। इससे ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया जा सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इसे रोकना बहुत मुश्किल है। डार्क ईगल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और इस युद्ध में इसकी चर्चा क्यों हो रही है, चलिए जानते हैं। हाल के समय में अमेरिका ने अपने कुछ हथियारों से चौंकाया। आपको याद होगा वेनेजुएला में मिशन के दरमियान जब मादुरो को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जब खुलासे हो रहे थे तो खुलासा यह भी हुआ था कि अमेरिका ने वेनेजुएला में सोनिक वेपन का इस्तेमाल किया था।
जिससे वहां जो सुरक्षा में गार्ड्स मौजूद थे या जो सैनिक मौजूद थे, मादुरो की जो रक्षा कर रहे थे, उनके नाक और मुंह से खून आने लगा, आंखों से दिखना बंद हो गया और कान से सुनाई देना बंद हो गया। और तब दुनिया को पता चला कि यहां अमेरिका ने कुछ सोनिक बीम जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया है। और अब बातचीत हो रही है ईरान और अमेरिका के बीच डार्क ईगल मिसाइल के इस्तेमाल की। कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल हथियार प्रणाली एक गैर परमाणु हथियार है, सतह से प्रक्षेपित की जाती है, तीव्र गति से सटीक हमले के लिए बनाया गया है, रक्षा व्यवस्थाओं को भेजने में कारगर है। सबसे बड़ी बात यह कि अंतरिक्ष से वापस आकर हमला करती है, यानी कि पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर। हाल ही में अमेरिकी थल सेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से डार्क ईगल लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन LRHW प्रणाली का एकीकृत सफलतापूर्वक परीक्षण किया। डार्क ईगल अमेरिकी सेना द्वारा विकसित की जा रही एक हाइपरसोनिक मिसाइल हथियार है। यह एक गैर परमाणु है, सतह से प्रक्षेपित की जाने वाली मिसाइल है जिसे अत्यधिक तीव्र गति से सटीक हमला करने के लिए बनाया गया है। मैं आपको इसकी खासियत बताऊं, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं जब इस मिसाइल को टेस्ट किया गया था और इसकी कुछ वीडियोस सामने आए थे, वीडियोस सरफेस हुए थे। वो रोमांचित करने वाली तस्वीरें जरा आपको फुल स्क्रीन दिखाते हैं। अमेरिका ने इस मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है और अमेरिकी सेना में इसको शामिल भी कर लिया गया। अब इसकी विशेषताएं भी जान लीजिए। ये भूमि आधारित हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली है, करीब 2735 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में कारगर है। दूर के लक्ष्यों को बहुत तेजी से ये निशाना बनाती है और पलक झपकते दुश्मनों का काम तमाम होता है। और अमेरिका इसी हथियार पर भरोसा कर रहा है। करीब 2735 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेज सकते हैं और हाइपरसोनिक गति से भेज सकती है मिसाइल। इसमें मोबाइल ग्राउंड बेस्ड बैटरी शामिल है। पूरी प्रणाली को उन्नत कमांड कंट्रोल इकाइयों का समर्थन मिलता है। डार्क ईगल की बैलिस्टिक मिसाइल संरचना 2 फेज वाली है। प्रक्षेपण के बाद मिसाइल अंतरिक्ष पर पहुंचती है तो फर्स्ट फेज काम करता है, और जब वो वापस टारगेट की तरफ मिसाइल लौटती है तो सेकेंड फेज ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो समझिए ये मिसाइल कितना खतरनाक है और ये ईरान के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात किम जोंग उन की, एक ऐसा तानाशाह जो समय समय पर अपनी तानाशाही दिखाता है। पूरी दुनिया इस तानाशाह से खौफ खाती है। यहां तक कि दुनिया का सुपर पावर अमेरिका भी नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से दूरी बनाए रखने में अपनी भलाई समझता है। वही किम जोंग उन जो कभी अमेरिका को धमकाते हैं, कभी साउथ कोरिया को। इस बीच तानाशाह ने ऐसा ऐलान किया है जिससे उसकी खूंखार बनने की बात सामने आ रही है। यानी किम जोंग उन अब अपने दुश्मन देश को माफ करने के मूड में नहीं है। हाल ही में नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने डिप्लोमेटिक कोशिशों से रिश्ते सुधारने के सियोल के ऑफर को ठुकरा दिया और यह कहा कि प्योंगयांग का अपने सबसे खतरनाक दुश्मन से कोई लेना देना नहीं। यानी साउथ कोरिया के साथ दोस्ती का सवाल पैदा नहीं होता और ना ही बातचीत का सवाल पैदा होता है। अगर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच बात होगी तो सिर्फ जंग को लेकर बात होगी। किम जोंग उन ने डायरेक्ट वार्निंग दे दी है। किम जोंग ने दक्षिण कोरिया से संबंध खत्म कर दिए। उत्तर कोरिया ने सैन्य ताकत बढ़ाने का कड़ा रुख अपना लिया है। 9वें पार्टी कांग्रेस की मीटिंग के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सियोल के शांति और सहयोग प्रस्तावों को दरकिनार कर दिया। किम ने दक्षिण कोरिया को स्थायी दुश्मन बता दिया। दक्षिण कोरिया को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है किम जोंग उन।
और यह बात अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच काफी क्लोज रिलेशन है और अमेरिका दक्षिण कोरिया के सपोर्ट में खड़ा रहता है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने दक्षिण कोरिया को स्थायी दुश्मन बताया है। ऐसे में पेंटागन तक खलबली मच गई है। किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया को सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया, कहा कि सियोल के साथ एकीकरण की कोई संभावना नहीं है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यूंग द्वारा पेश किए गए शांति प्रयासों को किम ने फर्जी कहा और भ्रामक कहकर खारिज कर दिया। किम जोंग ने वार्निंग दी कि अगर दक्षिण कोरिया उनकी संप्रभुता का उल्लंघन करेगा तो उत्तर कोरिया अपनी परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करेगा और दक्षिण कोरिया को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया जाएगा, पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। दक्षिण कोरिया को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए किम ने साफ कहा कि अगर वॉशिंगटन अपनी शत्रुतापूर्ण नीति छोड़ता है तो वो सीधे अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया से बातचीत करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वर्तमान में किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया की सीमा पर सैन्य किलेबंदी तेज कर दी है और रूस के साथ सहयोग बढ़ाकर अपनी स्थिति को और ज्यादा आक्रामक बना लिया है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच टकराव 1953 के कोरियन वॉर के बाद से ही चला आ रहा है, लेकिन फरवरी 2026 के बाद यह और तेज हो गया। दोनों देश अभी तकनीकी रूप से युद्ध के जोन में है और DMZ यानी कि डीमिलिटराइज्ड जोन बॉर्डर पर तनाव काफी बढ़ गया। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने हाल ही में दक्षिण कोरिया को मोस्ट हॉस्टाइल एनिमी घोषित कर दिया, जिसके बाद इन दोनों देशों के बीच जंग का खतरा बढ़ गया है। इस खबर पर भी हमारी नजर रहेगी, अपडेट्स हम आपको लगातार देते रहेंगे। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे ब्रेक का, लेकिन ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अपने स्मार्ट टीवी पर देखिए लाइव और लगातार।